मैं डॉक्टर महादेव सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज मंडपिया चित्तौड़गढ़। आज हम पढ़ेंगे अमेरिकी कांग्रेस सीनेट। जैसा कि हम जानते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका की जो संघीय व्यवस्थापिका है उसको कांग्रेस कहते हैं। इस कांग्रेस के दो सदन है, यानी कांग्रेस बाई चैम्बर वाला सदन है, और ये दो चैम्बर हैं इसके, सीनेट और प्रतिनिधि सभा। हम बात करते हैं कि अमेरिका की कांग्रेस की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो अमेरिका की कांग्रेस की जो पहली विशेषता है वह है कि अमेरिका की कांग्रेस प्रभु सत्ताधारी नहीं है, यानी सॉवरेन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अमेरिका के संविधान है वो लिखित संविधान, और इस लिखित संविधान में के द्वारा अमेरिका की कांग्रेस की शक्तियों को सीमित कर दिया गया है, यानी उसकी पावर्स को डिमार्केट कर दिया गया है। और अमेरिका में संघीय व्यवस्था फेडरल स्ट्रक्चर है, संघ और राज्य हैं, तो राज्य और संघ में शक्तियों का बंटवारा होता है, इसलिए राज्य कांग्रेस की शक्तियों पर नियंत्रण करती है। इसके साथ साथ अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय, उसको जुडिशियल रिव्यू की शक्ति प्राप्त है, यानी संसद वहाँ की कांग्रेस कोई कानून बनाती है तो वो अगर वो संविधान सम्मत नहीं है या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुरूप नहीं है तो वहाँ का सर्वोच्च न्यायालय उसके नल एंड वॉइड घोषित कर सकता है। दूसरा है, हम जानते हैं कि प्राय लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो लोअर सदन यानी पॉपुलर सदन होता है वही शक्तिशाली बनाया जाता है। जैसे भारत के अंदर लोकसभा है, ब्रिटेन के अंदर कॉमन सभा है, परंतु इन सब के विपरीत अमेरिका में जो कांग्रेस का जो अपर सदन है, सीनेट है, उसको वहां के निचले सदन यानी प्रतिनिधि सदन से ज्यादा शक्तिशाली पावरफुल बनाया गया है। इसके अलावा हम देखते हैं अमेरिका में जो दलीय व्यवस्था है वो शिथिल है। प्राय वहां दो दल हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी। इन दोनों के सदस्य अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदन सीधे, चाहे वो सीनेट हो चाहे प्रतिनिधि सदन हो, उसमें अपनी दलीय प्रतिबद्धताओं और बंधनों से मुक्त होकर काम करते हैं। यहाँ पर जो सचेतक व्हीप होता है उसकी कोई खास भूमिका नहीं होती। इस कारण एक नई तकनीक का प्रयोग किया गया है जिसे लॉग रोलिंग कहते हैं। लॉग रोलिंग का कहते हैं यानी कि इश्यू बेस्ड जो सीनेटर्स हैं, जो प्रतिनिधि सभा के मेंबर्स हैं, वो किसी भी पार्टी के हों, वो अपने विचार उसके पक्ष विपक्ष में रख सकते हैं प्रस्ताव के, पार्टी प्रतिबद्धताओं से बाहर निकलकर, और मतदान भी कर सकते हैं। इसी को लॉग रोलिंग कहते हैं। कांग्रेस के दोनों सदनों में जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं अमेरिका में, वो लॉबिंग का कार्य करते हैं। वो सीनेटर्स और प्रतिनिधिता के सदस्यों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं वहां पर, और इस लॉबिंग को वहां पे कानूनी का दर्जा पर दिया गया है, यानी कानून सम्मत है। ये लॉबिंग करना कोई गैर कानूनी अमेरिका में नहीं है। अमेरिका के जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट है उनकी एक लॉबी होती है जो सीनेटर्स और कांग्रेस के अन्य मेंबर्स को अपने पक्ष में कानून बनाने या निर्णय लेने के लिए प्रभावित करती है। अब हम बात करते हैं अमेरिका की सीनेट की। सीनेट अमेरिकी कांग्रेस का उच्च सदन है। यह विश्व के उच्च सदनों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली सदन है। इसमें हर राज्य से 2 सीट होती है। अमेरिका में आज 50 राज्य, इस प्रकार अमेरिका में कुल 100 सीनेटर्स हैं, सीट है। आरंभ में अमेरिका में 13 राज्य थे, तो सीनेट में 26 सदस्य। वर्तमान में 50 राज्य हो गए, 50 × 2 इक्वल टू 100, यानी 100 सीटें सीनेटर्स अमेरिका में होते हैं। अब एक सीनेट का सदस्य यानी सीनेटर बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो उसमें 2-3 योग्यताएं मुख्य हैं। एक तो वह अमेरिका का नागरिक होना चाहिए जो भी सीनेटर का चुनाव लड़े, और वो अमेरिका में कम से कम 9 साल के लिए रह चुका हो। दूसरा है उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए। और एक विशेष बात है, अमेरिका का जो नागरिक है जो सीनेट का चुनाव लड़ना चाहता है, वह जिस राज्य से चुनाव लड़ना चाहता है वह उस राज्य का ही नागरिक होना आवश्यक है। एक राज्य का नागरिक दूसरे राज्य में सीनेट के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता है। अब हम बात करते हैं कि सीनेट का निर्वाचन कैसे होता है। तो हम सीनेटर का चुनाव 6 वर्षों के लिए होता है, यानी सीनेटर का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और हर 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य यानी सीनेटर रिटायर हो जाते हैं। एक विशेषपूर्ण बात है, जैसे राष्ट्रपति 2 बार से ज्यादा चुनाव नहीं लड़ सकता, पर सीनेटर जितनी बार चाहे पुनर्निर्वाचित होता है। कई बार तो सीनेटर कंटिन्यू 20-20 साल तक भी निर्वाचित होते रहते हैं। सीनेट के लिए चुनाव
3 जनवरी को शुरू होते हैं और ये जून जुलाई तक चुनावी प्रक्रिया चलती है। अमेरिका की सीनेट का जो अध्यक्ष होता है वह उपराष्ट्रपति और पदेन अध्यक्ष होता है, लेकिन जब सीनेट महाभियोग के न्यायालय के रूप में काम करती है उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वह अध्यक्षता करता है, ना कि उपराष्ट्रपति। अब देखते हैं कि विश्व की संसदों में सीनेट सबसे शक्तिशाली सदन है। ऐसी क्या इसके पास शक्तियां हैं जो इसको शक्तिशाली सदन बनाती है, तो इनकी हम चर्चा करते हैं। पहली शक्ति है कार्यपालिका संबंधी शक्ति, कि अमेरिका में जितनी भी प्रकार की नियुक्तियां होती है या जो भी विदेशों के साथ संधि समझौते होते हैं वो सारे राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति द्वारा ये की गई ये संधि या नियुक्तियां सीनेट के द्वारा पास होनी चाहिए। सामान्यतः नियुक्तियों को सीनेट अपने साधारण बहुमत से पास करती है, परंतु विदेशों की जो संधि या समझौती होती है उसके लिए सीनेट का 2/3 बहुमत से उसको पास होना आवश्यक है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि विधायन संबंधी शक्तियां यानी कानून बनाने की शक्तियां, तो कांग्रेस के दोनों सदनों से बिल पास होने चाहिए। दोनों सदनों के मध्य गतिरोध अगर मान लीजिए पैदा हो जाता है, यानी कि प्रतिनिधि सदन पास कर देती है, सीनेट उसको नहीं पास करती है, या सीनेट पास कर देती है, प्रतिनिधि सदन किसी बिल को पास नहीं करती है, और दोनों के मध्य टकराव हो जाता है, तो इस स्थिति में जैसे भारत की संसद में राज्यसभा लोकसभा के मध्य टकराव होने पर एक ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है, परंतु अमेरिका में एक सम्मेलन या समिति का गठन किया जाता है जिसमें प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों से बराबर बराबर सदस्य लिए जाते हैं जो उसके ऊपर निर्णय करते हैं। परंतु सामान्यतः क्योंकि सीनेटर्स बहुत ज़्यादा योग्य होते हैं, आयुवान होते हैं, अनुभवी होते हैं, तो इस अपने अनुभव का और योग्यता का फायदा उठाकर सीनेटर अपने पक्ष में निर्णय करवा लेते हैं। वित्त संबंधी शक्तियां, धन विधेयक और बजट, सामान्यतः प्रतिनिधि धन विधेयक हो चाहे वो बजट हो, प्रतिनिधि सभा में ही पेश किए जाते हैं। वहां से पास होने पर सीनेट में आते हैं, और सीनेट धन विधेयक को लौटा सकती है, वह उस बिल को पास नहीं करती है तो वह बिल पास नहीं हो सकता। यानी कि जब तक सीनेट किसी भी मनी बिल को पास नहीं करे तब तक वो मनी बिल पास नहीं हो सकता। और इस गतिरोध की स्थिति में वही सम्मेलन या समिति का गठन होता है जो उस पर निर्णय करती है, और सीनेट सामान्यतः से प्राय इसमें सीनेट की ही विजय होती है। अगर बात करते हैं न्याय संबंधी शक्तियां, न्याय संबंधी शक्तियों की बात करें तो यह है कि एक तो सीनेट जो है वो अपने सीनेटर्स की योग्यता संबंधी कोई विवाद हो जाता है तो उसका सीनेट ही उसका निपटारा या समाधान करती है। उसके साथ सीनेट महाभियोग का न्यायालय भी है, जो महाभियोग राष्ट्रपति के खिलाफ हो, चाहे उपराष्ट्रपति के खिलाफ हो, चाहे सर्वोच्च न्यायालय के जजों के खिलाफ हो, या अन्य सुप्रीम कोर्ट के किसी अधिकारी के खिलाफ अगर कोई महाभियोग का प्रकरण है तो उसकी सुनवाई सीनेट में की जाती है, और सीनेट और महाभियोग के प्रस्ताव को अगर 2/3 बहुमत से पारित करती है तो उस अधिकारी को अपने पद से हटना पड़ता है। अब यह परीक्षण संबंधी, ऑब्जर्वेशन संबंधी शक्तियां, आज अमेरिका के अंदर सीनेट की ये जो परीक्षण संबंधी शक्ति है इसने एक तरह का हाहाकार मचा रखा है। सीनेट जो भी सेंसिटिव मैटर्स हैं उनमें सीनेटर्स की एक कमेटी बनाती है, और कमेटी उस मामले की जांच करती है, पड़ताल करती है, अलग अलग क्षेत्रों में दौरा करती है, उसके बाद में अपनी एक रिपोर्ट सीनेट में पेश करती है। सीनेट उस रिपोर्ट को अगर पारित कर देती है तो संबंधित अधिकारी को अपने पद से हटना पड़ता है, उसको दंडित भी होना पड़ता है। इन सब तथ्यों को देखकर हम ये कह सकते हैं कि बरसत्ते सीनेट अमेरिका का ऊपरी सदन है, परंतु ऊपरी सदन होने के बाद में भी सीनेट विश्व का सबसे शक्तिशाली ऊपरी सदन है। विश्व के किसी भी देश में किसी भी देश के ऊपरी सदन का तुलना अमेरिका की सीनेट से नहीं की जा सकती, यानी कोई दूसरा सदन इतना पावरफुल नहीं है जितना अमेरिका की सीनेट है। अब हम देखते हैं कि अमेरिका की जो सीनेट है उसके साथ कुछ ऐसी परंपराएं समय के साथ विकसित हो गई जो काफी चर्चा का विषय भी है और ज्ञानवर्धक भी है अमेरिका के संविधान के लिए। जैसे उदाहरण के लिए हम 2 परंपराओं की बात करते हैं। एक है सीनेट का शिष्टाचार या कृपा, सेनेटोरियल कर्टसी। सेनेटोरियल कर्टसी का मतलब यह है कि सामान्य हम देखते हैं कि अमेरिका में जो राष्ट्रपति है वो नियुक्तियां करता है या विदेशों से संधियां करता है, तो
पर ऐसा नहीं होता है कि वहाँ की सीनेट उस परंपरा, उस नियुक्तियां संधि को रिजेक्ट कर दे। एक अमेरिका में एक स्वस्थ परंपरा जो पड़ चुकी है कि राष्ट्रपति जो नियुक्तियां या संधियां करता है उनको सीनेट पारित कर देती है जब भी उस सीनेट में वो पेश की जाती है। इसके लिए जो ध्यान देने वाली बात यह है कि सीनेट जब राष्ट्रपति नियुक्ति करता है तो संबंधित राज्यों के सीनेटर से वो चर्चा करता है, उनसे परामर्श करके ही वो नियुक्ति करता है। और कई बार ऐसा भी होता है सीनेटर्स राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं कि अमुक नियुक्तियां की जाए और राष्ट्रपति उनको कर देता है। तो इस प्रकार जब संबंधित राज्य के सीनेटर्स उससे सहमत हो जाते हैं तो पूरी सीनेट उस प्रस्ताव को पारित कर देती है। इसी पर इसको सीनेटल कर्सी कहते हैं। दूसरा है फिलिबस्टरिंग। ये अमेरिका के अंदर अगर देखा जाए तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर ये एक प्रकार का दोष ही है। जैसे सीनेटल कर्सी इसका पॉजिटिव पॉइंट देखा जा सकता है, तो फिलिबस्टरिंग एक नेगेटिव पॉइंट के रूप में आता है कि अमेरिका हो चाहे विश्व कोई भी देश हो, सामान्यतः जो लोकतंत्र में जो लेजिस्लेटर होती है, व्यवस्थापिका होती है, उसके हर सदन में बोलने का एक समय सीमा निर्धारित की जाती है। यानी कि जो हाउस कमेटी होती है, वो जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, वो उसका सदन का क्या एजेंडा हो और किस प्रकार उसका संचालन हो, उसका एक प्रोग्राम या एजेंडा निश्चित करती है और उसी के अनुसार कोई सदस्य अपना बात रखता है और वो जो बात रखता है वो अनगल बातें नहीं होती, वो किसी मुद्दे से जुड़ी हुई तार संगत और सार्थक बातें होती है। परंतु ये अमेरिका में देखते हैं कि सीनेट में ये व्यवस्था नहीं है। सीनेट में कोई भी सदस्य जब तक चाहे, जितना समय तक चाहे, वो अपनी बात बोल सकता है, बयान रख सकता है। यह जरूरी नहीं है कि वो तार संगत हो या प्रासंगिक हो, सार्थक हो। वो अनगल बातें भी कई बार करते रहते हैं। कई बार तो ये जो कार्य है वो फिलिबस्टरिंग कहलाता है, क्योंकि इसको फिलिबस्टर नामक सीनेटर ने शुरू किया था। कई बार हम ये भी देखते हैं कि कई सीनेटर आपस में मिलकर एक गुट बना लेते हैं और किसी बिल को रोकने के लिए वो एक सदस्य बोलता है तो उसके बाद में जैसे वो रुकता है दूसरा सदस्य बोलना होता है, वो रुकता है तो तीसरा सदस्य, और ये बोलने की प्रक्रिया लंबी चलती रहती है। जब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है तब तक उस प्रस्ताव पर वोटिंग नहीं हो सकती। वोटिंग नहीं होगी तो निर्णय नहीं हो पाता है। इसे रिले फिलिबस्टरिंग कहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि अमेरिका की जो सीनेट है वो विश्व की सबसे शक्तिशाली पावरफुल सीनेट तो है ही है। इसके साथ साथ इसके कुछ निगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में हम जैसे सीनेट की कर्टसी, फिलिबस्टरिंग बात की। और अगर हम महत्व की दृष्टि से देखें तो अमेरिका में राष्ट्रपति के बाद में जो सबसे शक्तिशाली या महत्वपूर्ण संस्था या सदन है अमेरिका में, वो है सीनेट है।